Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing History of Tamil Nadu Board, class 12th History of Tamil Nadu Board. This is chapter 15, wherein which we will discuss the second phase of your Indian national movement, that is from 1905 to 1960. 1905 में क्या होता है हमें पता है, पार्टीशन के बाद गेम चेंज पूरा हो चुका था हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1916 गांधी जी के आने के पहले तक फिर क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर बैठ रही थी। तो पहले आप देख लीजिए कि क्या कंटेंट है इस पूरे चैप्टर में। तो पहले तो आप पढ़ेंगे कॉजेज फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। देखिए हमने जब 3 फेजेस पढ़े थे हमने समझा था कि पहला फेज जो होगा वो होगा आपका मॉडरेट फेज, सेकेंड फेज जो होगा एक्सट्रीमिस्ट फेज होगा, एंड थर्ड वन विल बी योर गांधीयन फेज, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो किस तरह से उसका राइज हुआ, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे एक्सट्रीमिस्ट के, मेथड्स क्या था एक्सट्रीमिस्ट की, लीडर्स कौन कौन से थे इनके। फिर हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल और फिर किस तरह से एक्सट्रीमिज्म राइज हुआ, स्वदेशी मूवमेंट, अचीवमेंट क्या क्या थी अचीवमेंट आपके एक्सट्रीमिस्ट की, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, लखनऊ पैक्ट, होम रूल मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। बट इस सेशन के लिए हम फोकस करेंगे इन 4 टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 1905 का जो एरा है वो एक्सट्रीमिज्म के लिए एक बिगनिंग था, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट या फिर आप एग्रेसिव नेशनलिस्ट आप इनको मान सकते हो, ये बिलीव करते थे कि जो बड़े बोल्ड मीन्स होते हैं उन मीन्स से ही आप जो है अपने एम्स फुलफिल कर सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आप सभी इनके नाम जानते हैं, बहुत ही फेमस हमारे बहादुर नेशनल एक्टिविस्ट हैं। दे आर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष। इनके नाम आप कभी भूल नहीं सकते। चलिए पहले हम देखते हैं कॉजेज़ पढ़ते हैं एक्सट्रीमिज्म के राइज के। तो देयर आर सम सेवरल कॉजेज़ विच गिव राइज टू एक्सट्रीमिज्म। पहली बात तो फेलियर ऑफ मॉडरेट्स टू विन एनी ऑफ द नोटेबल सक्सेस। तो जैसे कि इसके पहले अब तक कौन चल रहे थे, मॉडरेट्स थे। तो इनके यहाँ इनके जो टाइम था उसमें ना काफ़ी ढीली ढाली चीज़ें हो रही थी। जैसे हमने देखा ये बड़े लीगल मीन्स जो है वो ऑक्यूपाई करते थे, लीगल मीन्स के को मानकर वो एक्चुअली अपनी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश करते थे, बट इतना ज़्यादा नोटेबल सक्सेस नहीं मिल पाया, राइट। और इनफैक्ट जो आपका 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपेंशन होना था, उसके अलावा तो और कुछ मेजर चेंज सक्सेस इन्हें पाई नहीं थी। फेमाइन की बात करें, प्लेग हो रहा था 1896-97 वाला, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी कंट्री अफेक्ट कर गई थी और बहुत सारी मासेस को इफेक्ट कर गया था। हेल्थ सिस्टम यहाँ पे चरमरा गया था। थर्ड वन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, वो और ज़्यादा वर्स हो गई थी। पहली बात तो फेमाइन से ही, और दूसरी बात तो जो ब्रिटिशर्स की जो एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से। फोर्थ रीज़न, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका में भी एक चीज़ चल रही थी। देखिए साउथ अफ्रीका का थोड़ा केस अलग है, वहाँ पे भी कॉलोनी सेटअप की थी आपके यूरोपियंस ने, और यूरोपियंस ने इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वहाँ के लोगों को एज अ स्लेव भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में काम करवाते थे। तो वहाँ की कंडीशन तो और ही बेकार है, उसकी बात ही अलग है, वो आप अलग सेशन में समझेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो हमारे भारतीय लेकर जाते थे उनको बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट किया जाता था। बेसिकली आप समझ लीजिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है। सो दैट वाज देयर। फिर फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ रीज़न था कि जो रशियन और जापानीज़ वॉर हुआ था 1904 एंड 5 में, जहाँ पे जापान ने यूरोपियन पावर रशिया को हरा दिया था, इसकी वजह से इंडियंस में एक एंकरेजमेंट आ गया कि हम भी इनके खिलाफ लड़ सकते हैं। अगर जापान उतनी छोटी कंट्री लड़ सकता है तो हम भी लड़ सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ रीजन, इमीडिएट कॉजेज फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म वाज द रिएक्शनरी रूल ऑफ कर्जन, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा, आप मान लीजिए उसको आप मान के चलिए कि सबसे बड़ा कारण था, एक रिएक्शन, इमीडिएट कॉज था कि जो कर्जन का रूल था, ठीक है। कर्जन ने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लेकर आए थे, ठीक। क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे जो कि रिएक्शनरी कॉज थे वो एक एक करके पढ़ते हैं। कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट लेकर आया था, है ना, जिसमें वो जिसमें जो इंडियन बॉडीज़ हैं, इंडियंस का कंट्रोल उन्होंने लोकल बॉडीज़ में कम कर दिया था। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लेकर आया था, ठीक। इसमें elected number of members in the university bodies that was reduced, and also autonomy universities की इसने ख़त्म कर दी थी। गवर्नमेंट like it made them government departments also, and
ये बेसिकली ये समझता था कि यूनिवर्सिटीज़ से है जो रिवॉल्यूशनरी आ रहे हैं तो उनको अपने अंडर कंट्रोल में लेकर आ रहा था। सेडेशन एक्ट लेकर आया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लेकर आया था जिसमें लोगों की फ्रीडम चली गई थी। हिज वर्स्ट मेजर वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि सबसे इमीडिएट कॉज था 1905 में, जिसने इसने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे जो है पार्टीशन किया था, बट उसमें रिलीजियस बेसिस पे भी इसने पार्टीशन कर दिया था, जिसकी वजह से एक थ्रस्ट मिल गया था लोगों को। ठीक, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एक्सट्रीमिस्ट। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था स्वराज। अब स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वयं द्वारा राज, यानी कि हम खुद से ही जो है वो रूल करेंगे, या फिर मान लीजिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का फॉरेन पावर का रूल नहीं होगा। ठीक, एंड नॉट ओनली कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड नॉट जस्ट सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्वराज का मतलब होता है स्वयं द्वारा राज, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी चाहिए। अब हम समझते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट के मेथड्स क्या क्या थे। तो देखिए, इन्होंने अब तक समझ लिया था कि जो भी ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उन पे ट्रस्ट करने लायक तो है नहीं, जस्टिस एंड फेयर तरीके से तो वो चीज़ें करेंगे नहीं। उन्होंने इसी वजह से जो फोर्सफुल मीन्स हैं जिससे ब्रिटिशर्स जो है अपने कंट्रोल में भारत को ले रहे हैं, उस चीज़ को पॉइंट आउट किया। उनको लगता था कि ये जो पॉलिटिकल राइट्स होती हैं इनके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। दे हैड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, नॉट लाइक द moderates which were enjoining and which were actually recognizing the sovereignty of the British crown, right? तो यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं। नाउ इनके मेथड समझते हैं। पहला, नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? जैसे कि कोर्ट्स हो गए, स्कूल्स, कॉलेज, इन सबको बायकॉट कर दिया, जाना ही नहीं है। ठीक, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी कि भारत में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, देश की जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को प्रमोट, स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करते थे और फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया था। इंट्रोडक्शन प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन, तो नेशनल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन प्रमोशन पे फोकस कर रहे थे। तो आप ये बात समझ लीजिए कि बेसिक इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? बायकॉट एंड नॉन कोऑपरेशन। ठीक, अब थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं एक्सट्रीमिस्ट के, उनके बारे में जानते हैं। तो मेन लीडर तो हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, राइट? बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो आपकी एंटी ब्रिटिश मूवमेंट है भारत में, उसके फाउंडर थे। इनको लोकमान्य भी बोला जाता है। इन्होंने ब्रिटिश को ही अटैक द ब्रिटिश थ्रू हिज वीक लिस्ट द मराठा एंड केसरी। तो ये दो इनके मैगज़ीन्स हैं, ये याद रखना है क्योंकि आ जाता है कि कभी कभी कि जो हमारे नेशनल लीडर हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये आपको याद रखना है। इनको 2 बार जेल हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्योंकि उनकी नेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से। एंड फिर 1908 में इनको डिपोर्ट कर दिया गया मंडले में फॉर 6 ईयर्स। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, है ना, पूना में। एंड ही एक्चुअली डिक्लेयर्ड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेके रहूँगा। तो ये इनका स्लोगन है, राइट? ये है आपके बाल गंगाधर तिलक जी का स्लोगन। बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर की, लाला लाजपत राय। तो पॉपुलरली इनको लॉयन ऑफ पंजाब, पंजाब केसरी, ये सब बोला जाता है। एंड ये इनके नेम्स हैं। एंड ही प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्वदेशी मूवमेंट। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने यूएस में 1916 में। एंड इनको भी डिपोर्ट कर दिया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ सेडिशन, देशद्रोह की जो चार्जेस पे इनको मंडले रिपोर्ट कर दिया गया। एंड ही रिसीव फटल इंजरीज ऑल्सो वाइल लीडिंग processions against the Simon Commissions, and he died in 1928. टॉकिंग अबाउट बिपिन चंद्र पाल जी, तो इनका जो करियर था वो एज अ मॉडरेट स्टार्ट हुआ था, बट ये एक्सट्रीमिस्ट बन गए थे। स्वदेशी मूवमेंट में काफ़ी अच्छा रोल है। एंड ही प्रीच्ड द नेशनलिज्म थ्रू द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द इंडियन बाय हिज पावरफुल स्पीचेस एंड हिज राइटिंग, राइट? बिपिन चंद्र पाल। अरविंदो घोष जी की बात करते हैं तो एक और एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं,
एंड इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इनको फिर जेल भी हो गई थी आफ्टर हिज रिलीज। ही वॉज सेटल्ड इन द फ्रेंच टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी एंड फिर उसके बाद he concentrated on spiritual activities later on. So this is it about this entire session, wherein which we discuss the causes of the rise of extremism, main objective, methods, and leaders. In the next part, we'll discuss the all of the things which relates to the second phase of your international movement. So stay tuned for that. And this is it about this session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से, वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है। I will see you soon in the next video. Thank you very much.